Hello students, good morning. Welcome to online community for students. Today topic is types of information system. First of all, what is information system? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? तो an information system is a set of interrelated components that work together to collect, process, store, and store the information to support decision making. तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है. इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरीके का सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं. मतलब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और साथ में सभी काम करते हैं. और इसका यूज कहाँ पे होता है? टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. ठीक है. तो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना और ब्रेक डाउन करना, ये सब कुछ हम करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, जिससे उस पर कोई डिसीजन लिया जा सके, डिसीजन मेकिंग. ठीक है. कुछ डायमेंशंस होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के. तो सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन. इसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम विल हैव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्बेडेड विद इन दैम. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. दिस इन्वॉल्व फंक्शनल स्पेशलिटी, बिजनेस प्रोसेस, कल्चर और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन है इसकी, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा जो डायमेंशन होता है वो है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट डायमेंशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो परसीव करता है बिजनेस चैलेंज को इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम सप्लाई होती है, एक सप्लाई टूल है, और इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द मैनेजर टू एलोकेट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर देयर वर्क. तो मैनेजमेंट डायमेंशन में आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैनेजर क्या करता है? परसीव करता है, इकट्ठी करता है. और उसके बाद एक चैलेंज रहता है कि एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिया जाए. ठीक है. और उसके बेसिस पे मेक डिसीजन, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड मेक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी डिसीजन. तो इस सारी इंफॉर्मेशन पे ये सब कुछ डिसाइड होता है. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डायमेंशन. मैनेजमेंट यूज टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट देयर फंक्शन. अब मैनेजमेंट ऐसे तो यूज सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता नहीं है, वो क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करता है. इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. इट्स वन ऑफ द मैनी टूल्स मैनेजर्स यूज टू कॉप विद चेंज. तो बहुत सारी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करी जाती हैं इसको बनाने के लिए. ठीक है. जो टेक्नोलॉजी डायमेंशन है, तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 डायमेंशन होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे और टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मोड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, सिस्टम ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड. तो ये इस तरीके से ये क्लासिफाइड किए जा सकते हैं. कुछ टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं. तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है. तो सबसे पहले आपका टीपीएस. टीपीएस मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और प्रोसेस करता है डेटा को, जिससे कि रिजल्टिंग फ्रॉम द अकरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होती है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क करता है, और जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसको कंप्लीट करता है. इसका जो मेन उद्देश्य है, देयर ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड एंड जनरेट रिपोर्ट. इसका काम होता है कि सारी रिपोर्ट्स को बनाना, ठीक है, अपडेट करना,
ट्रांजैक्शन परफॉर्म टू वे, ट्रांजैक्शन दो तरीके से हो सकती है, बैच प्रोसेसिंग से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस से। ठीक है, बैच का मतलब एक साथ इकट्ठी बहुत सारी प्रोसेस कर दीजिए, या फिर ऑनलाइन करिए। एग्जाम्पल जैसे कि बिलिंग सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। अब आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आजकल हम बिलिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पॉलिसीज, सारी चीज़ें ऑनलाइन हम सबमिट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरा जो होता है वो एमआईएस होता है। एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है टू टेक रिलेटिवली रॉ डेटा अवेलेबल थ्रू ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो आपका टीएसपी है, इससे जो रॉ डेटा आता है उसको मैनेज करने का काम करता है एमआईएस। ठीक है, and convert them into a summarized and aggregated form for the manager। और क्या करता है, जो रॉ डेटा होता है रॉ, उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक समरी में, और उसको पे कुछ ना कुछ एग्रीगेटेड फंक्शंस लगा के उसको मैनेजर को दे देता है, यूजुअली इन ए रिपोर्ट फॉर्मेट। और इसके एमआईएस में क्या बनती है, एक रिपोर्ट बनती है हर काम की। ठीक है, ये जो रिपोर्ट होती है वो टेंडिंग टू बी यूज्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल सुपरवाइजर। तो ये किसके थ्रू, कौन यूज करता है, तो मैनेजमेंट, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो यूज करता है इसका, और ऑपरेशनल सुपरवाइजर यूज करता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं जो रॉ डेटा होता है, जैसे कि सेल्स। अगर हम सेल्स के बारे में पूरी जानकारी निकालें कि सेल मैनेजमेंट सिस्टम उसको हैंडल करता है, कितनी सेल हुई, कितनी करनी है। ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। ठीक है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, किसी कंपनी के अंदर क्या करता है, जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जॉब्स, न्यू जॉब्स निकालना, और तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। और तीसरा होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डीएसएस। ये सारे, ये तीन जो है सब एक तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर ये एक तरीके का इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मॉडल एंड डेटा मैनिपुलेशन टूल्स टू हेल्प इन मेकिंग डिसीजन इन ए सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अंडर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरीके का जो डीएसएस होता है, इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और एक तरीके से ये हमारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है, मॉडल भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कंप्राइज टूल होता है, टेक्निक होती है टू हेल्प इन गैदरिंग रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम, एक तरीके का टूल है डीएसएस, और इसके थ्रू हम रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड एनालाइज ऑप्शन एंड ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद इसको एनालाइज भी किया जाता है कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। ठीक है, द एंड यूजर मोर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डीएसएस। तो जो एंड यूजर होता है, एंड मतलब जो लास्ट में उसको यूज करेगा उस इंफॉर्मेशन को, उसको एंड यूजर बोलते हैं, वो जो है उसमें इन्वॉल्व रहता है। देन एन एम आई एस। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं तो वो है आपका जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, एंड बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे कैसे होते हैं, डीएसएस इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और लास्ट बात है एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो इंक्लूड करता है एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू एड मैनेजर इन डायग्नोसिंग प्रॉब्लम्स। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट सिस्टम होता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको वो स्मार्टली सॉल्व करता है। दीज सिस्टम आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सिस्टम जो होता है वो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं।
ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट यूज इट्स नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक एरिया specify R to act as an expert consultant to the user। तो देखो एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो इस तरीके से होते हैं जैसे कि एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन क्या करती है, आप वहाँ पे मनी विड्रॉ करने जाते हैं तो वो खुद से डिसीजन लेती है, ठीक है, कि आपको देने हैं कि नहीं देने। इसके अलावा कियोस्क सिस्टम होते हैं। कियोस्क सिस्टम जैसे एयरपोर्ट पे क्या होता है, खुद से चेक इन करने की एक मशीन होती है। ठीक है, वहाँ से आप अपना ई टिकट निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना जो कोई भी पेशेंट है, ठीक है, वो अपना क्वेश्चन करेगा कि मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, तो वो उससे रिलेटेड यहाँ से मेडिसिन बता देगा। ठीक है, तो ये सारे कैसे होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं और ये इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज बेस होते हैं, इनमें बहुत सारी नॉलेज पहले होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन सिस्टम था। नाउ अब यूनिट 2 स्टार्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे SDLC। SDLC SDLC का मतलब होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, और बन के जब वो फाइनली तैयार होता है तो उसमें कितने सारे स्टेप्स होते हैं, उसी को उसकी पूरी लाइफ साइकिल बोला जाता है कि स्टार्ट करने से लेके और फाइनल बनने तक कितने स्टेप्स लगे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो SDLC शॉर्ट में बोलते हैं, SDLC should result in a high quality system that meets customer expectation, reach completion within time and cost evaluation, and work effectively and efficiently in the current and planned information technology infrastructure। देखो जो SDLC है वो हेल्प करता है किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप SDLC का यूज करके कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सिस्टम हाई क्वालिटी का बनेगा और जो कस्टमर जिसके लिए आप वो सिस्टम बनाएंगे वो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, रीच कंप्लीशन विद इन टाइम, समय पे पूरा होगा, और कॉस्ट इवैल्यूएशन होगा, मतलब कम खर्चे में आपका बन जाएगा। तो अगर आप ये लाइफ साइकिल फॉलो करेंगे तब, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। SDLC जो होता है वो कंसेप्चुअल मॉडल है, कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जिसके बेस पे हम सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉलिसीज रहती हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, और डेवलपिंग और ऑल्टरिंग सिस्टम थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। और ये पॉलिसीज और जो मेथड्स हैं ये पूरे सिस्टम को डेवलप करने से लेके और जो है ऑल्टर करने तक सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, SDLC जो होता है वो यूज बाय एनालिस्ट टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो SDLC का जो यूज किया जाता है वो एनालिस्ट करता है, एनालिस्ट मतलब जो सिस्टम को एनालाइज करता है। ठीक है, और SDLC के अंदर कुछ एक्टिविटी रहती हैं तो कौन सी एक्टिविटी रहती हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब कोई सिस्टम अगर आप सोचे कि मेरे को ये बनाना है, कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम आपको बनाना है, तो उससे पहले आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके का सिस्टम बनेगा। फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर डेप्लॉयमेंट, फिर ऑपरेशन और फिर मेंटेनेंस। तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जो इसमें शामिल रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले जब भी सिस्टम हम सोचते हैं कि मान लीजिए हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, किस लिए बनाना है, तो आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप आपने सब डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये किसी ने सोचा होगा कि भाई इस तरीके की एक ऐप बनाई जाए जिससे कि सारे जो मरीज हैं, जो वो पॉजिटिव लोग हैं, वो उससे डिटेक्ट हो सकें। तो यही जो है डिसीजन लिया होगा किसी ने, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट आई होगी कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी,
ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्टेन, ओके, सो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, ऑब्टेन अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट, इनिशिएट असेस्ड फैसिलिटी एंड प्लान शेड्यूल। प्लानिंग के अंदर ये सारे काम करते हैं, ठीक है, कि अप्रूवल ऑब्टेन करेंगे, कहाँ से मिलेगा प्रोजेक्ट का, इनिशिएशन करेंगे, स्टार्टिंग उसकी करेंगे, एसेस फैसिलिटीज, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है, प्लान करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे कि कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये सब प्लानिंग के अंदर स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद एनालाइज करेंगे। जब हम प्लान कर लेते हैं कि ठीक है हमें ये ऐप बनानी है या ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अब क्या जो हमने सोचा है वो सब ठीक है, उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो है वहाँ पे कि नहीं है, तो उसको एनालाइज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस नीड्स एंड प्रोसेसिंग नीड्स, कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेसिंग किस हिसाब से होगी, ठीक है। तो एक बार प्लान कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप आ जाते हैं डिज़ाइन करने पे। तो अब हम करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन जो होते हैं वो डिफाइन सॉल्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड एनालाइज डिसीजन। डिज़ाइन के अंदर हम एक्चुअल सॉल्यूशन बनाते हैं कि अब ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसकी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन हो जाने के बाद जो है आपका होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब जब सॉफ्टवेयर आपकी जो ऐप है या सॉफ्टवेयर बन के जब तैयार हो जाएगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसको यूज़ करके देखेंगे क्या सही बनी कि नहीं बनी। तो उसको फिर मोबाइल में इंस्टॉल करके हम चेक करेंगे, ठीक है, कि इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, कि कंस्ट्रक्ट, टेस्ट करेंगे, ट्रेन यूजर, उसके बारे में यूजर्स को ट्रेनिंग देंगे और नया सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। जब मेंटेनेंस सॉरी इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, लोग उसको यूज करने लगेंगे। यूज करते करते हम क्या करेंगे, आगे आने वाले समय में उसको मेंटेन करते रहेंगे, मेंटेनेंस, ठीक है। तो कीप सिस्टम हेल्थी एंड इम्प्रूव, जिससे कि हमारा सिस्टम हेल्थी और इम्प्रूव रहे, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं एसडीएलसी के। हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट रहेगा, और इनका एक सीक्वेंस है कि पहले नंबर पे प्लानिंग होगी, दूसरे पे एनालाइजिंग होगी, तीसरे पे डिजाइन, चौथे पे इम्प्लीमेंटेशन और पांचवे पे मेंटेनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप जो है एसडीएलसी लाइफ साइकिल यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक सिस्टम बनाना होता है। अब सिस्टम वो कुछ भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एक जो है कोई हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो। अब बात करते हैं यहाँ पे फेज ऑफ एसडीएलसी। तो कौन कौन से फेज होते हैं, तो जो एसडीएलसी वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, एक सिस्टम से चलती है, ठीक है, which explicitly break down the work into phase that are required to implement either new or modified information system। और इसको हम जो है या तो नया या फिर कोई सिस्टम को हमें मॉडिफाई करना है, तो उस सब में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फेज है, जो फर्स्ट स्टेप बोलो या फेज बोलो, वो है आपका फर्स्ट ये, जिसका नाम है फिजिबिलिटी स्टडी या फिर प्लानिंग। बात वो ये वाला ये, ठीक है, एक नाम और दे दिया, फिजिबिलिटी स्टडी या प्लानिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम एंड स्कोप एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए हमें सिस्टम बनाना है, इस बात को अब प्लान में ही बताएंगे। ओवरव्यू करेंगे न्यू सिस्टम एंड डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो नया सिस्टम बनने वाला है उसका ओवरव्यू चेक करेंगे, ठीक है। फिर कंफर्म करेंगे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट शेड्यूल। उसके बाद प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, फिर उसको शेड्यूल करेंगे कितने दिनों में बनेगा। ड्यूरिंग दिस फेज थ्रेड्स, कंस्ट्रेंट, इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी सिस्टम आर ऑल्सो कंसिडर्ड। इसी फेज के अंदर जो है क्या क्या हमें चुनौतियाँ मिलेंगी, थ्रेड्स क्या है, क्या क्या रूल्स होंगे, किस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है, सिक्योरिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे प्लानिंग होती है। लास्ट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है एंटायर प्रोजेक्ट की, और क्रिएटेड एट द एंड ऑफ दिस फेज, ठीक है, और बाद में वो कंप्लीट बनाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का, ठीक है।
सेकेंड इस जो फेज है वो है एनालाइज एंड स्पेसिफिकेशन। तो एनालाइज और स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है वही इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उसको चेक करेंगे क्या ये सिस्टम बनाने के लिए कंप्लीटली है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है फालतू डेटा इकट्ठा हो गया हो, हमें जो है डेटा वही इकट्ठा करना है जो ज़रूरी है। इसी वजह से हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद इस वाले फेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो डॉक्यूमेंट का नाम होगा SRS। SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट होगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हम आ जाएंगे अपने अगले स्टेप जो है सिस्टम डिजाइन। ठीक है, एक एक लाइन लिखिए, पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन पे जैसे आ जाएंगे तो वहाँ पे हम एक्चुअल डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन इंक्लूड डिजाइन एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटाबेस, यूजर इंटरफेस, सिस्टम इंटरफेस। तो इन सब चीज़ों का डिजाइन तैयार करेंगे। मान लीजिए अगर ऐप ही बना रहे हो या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो भाई फ्रंट में क्या रखना है, कैसे उसका इंटरफेस कैसा होगा, जब कोई ओपन करेगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ बैक एंड में डेटाबेस में क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। फिर हम जो SRS डॉक्यूमेंट बनाया था यहाँ पे, उस डॉक्यूमेंट को लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में रखेंगे। कंटेन करेंगे डिटेल्ड एंड कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, जो भी उसमें लिखा होगा उसके हिसाब से हम डिजाइन उसका स्टार्ट करेंगे। क्रिएट करेंगे कंटिजेंसी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्लान, और जो भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन होना है। ठीक है, और फाइनली जो प्रिपेयर करेंगे एक डिजाइन डॉक्यूमेंट विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट फेज, जिसका हम आगे यूज करेंगे। तो इस बीच में आपको काफ़ी चीज़ें डिजाइन करने को मिल जाएंगी। मतलब मेन काम यहीं पे हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग वगैरह है वो इसी वाले फेज में यहाँ पे हो रही है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी बताया था इम्प्लीमेंट का मतलब सॉफ्टवेयर जब आपका बन जाएगा तो उसको कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल करके देखेंगे और चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर वही बना है जो हम चाह रहे थे। ठीक है, कुछ और तो नहीं बन गया, या सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर करते हैं। लास्ट में जो आता है वो मेंटेनेंस सपोर्ट आता है। तो अब एक बार सिस्टम बन जाएगा, चलने लगेगा, तो समय समय पे उसको अपडेट करना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही करना, तो इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस करना। तो इस तरीके से मेंटेनेंस भी आपका वहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे एक लाइफ साइकिल का इस तरीके से एक इमेज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फेज किसके बाद आता है, तो देखिए सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन या फिर स्पेसिफिकेशन। जब भी रिक्वायरमेंट मिलती है तो हम चले जाते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस पे। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर हमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन मिलता है। फिर ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन मिलने के बाद मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, हम डिजाइन करते हैं सिस्टम को। डिजाइन करने के बाद अगर डिजाइन हो गया तो आप चले जाते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पे। फिर इम्प्लीमेंट भी हो गया तो हम समय समय पे उसको अपडेट वगैरह करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो ये था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आएगा।